शमसुल इस्लाम जी की पुस्तक गोलवरकर की हमें हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा एक आलोचनात्मक समीक्षा के पिछले एपिसोड में हम इसके थर्ड चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने गोलवरकर के अनुसार एक राष्ट्र की क्या अवधारणा होती है उसके ऊपर चर्चा करी और साथ ही वो कौन से 5 तत्व हैं जो एक राष्ट्र को राष्ट्र बनने में सहयोग करते हैं। लेकिन वहीं गोलवरकर कुछ ऐसे देशों के उदाहरण भी कोट करते हैं जो उनकी राष्ट्र की अवधारणा में फिट नहीं बैठते हैं, जैसे कि रूस। रूस को इन्होंने एक अधार्मिक देश माना है। बावजूद इसके इसका एग्जाम्पल कोट किया है क्योंकि ये अपने विपरीत मतों या अल्पसंख्यक जो इनसे मत से वास्ता नहीं रखते हैं उनका कत्लेआम करता है, इसलिए इसे कोट किया है। और वहीं चेकोस्लोवाकिया को भी कोट किया है कि यहाँ पर भाषाई एकता नहीं है और आपस में जो है अलग अलग नस्लें लड़ती रहती हैं, इसीलिए इसका यहाँ पर एग्जाम्पल कोट किया है। हालांकि दोनों ही देश गोलवरकर के राष्ट्र की अवधारणा में फिट नहीं बैठते हैं। इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। अध्याय 4। अब हम इस वैज्ञानिक अवधारणा की रोशनी में अपने राष्ट्रीयत्व को समझेंगे। ये हमारा विशाल देश है हिंदुस्तान, हिंदुओं की धरती, उनका गृह देश, पुश्तैनी भूभाग, एक निश्चित भौगोलिक एकता जिसकी उत्तरी सीमाएं प्राकृतिक रूप से प्रशांत हिमालय द्वारा बनती हैं और बाकी तीनों सीमाएं अनंत महासागर से बनती हैं। ये जमीन का एक आदर्श टुकड़ा है। जरा सुनिएगा, ये जमीन का एक आदर्श टुकड़ा है जो हर तरह से एक देश कहे जाने योग्य है। यहाँ वे सब कुछ है जिसके आधार पर दुनिया इसे एक राष्ट्र कह सके। और ये सारा विवरण जस का तस जो है सावरकर ने अपनी हिंदुत्व में भी लिखा है। भारत जो है वो एक आदर्श भूमि का टुकड़ा है जो प्राकृतिक तौर पर काफी सुरक्षा प्रोवाइड करता है। 3 तरफ से समुद्र से घिरा है, एक तरफ विशाल हिमालय है, एक तरफ सप्त सिंधु का फर्टाइल लैंड है, दूसरी तरफ जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र का फर्टाइल लैंड है और प्राकृतिक तौर पर इसलिए सुरक्षित भी है। ये एक आदर्श स्थिति देता है एक राष्ट्र को राष्ट्र बनाने के लिए, ऐसा सावरकर ने भी हिंदुत्व में कहा था। वो अलग बात है कि बाहर से हमलावर जो है लगातार इनको पीट पीट कर जाते रहे हैं, लेकिन ये अपने आप को बचाकर रख सके क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे थे। पढ़े लिखे होने की वजह से राज दरबारी बन सके। तो पढ़ाई लिखाई की क्या इंपॉर्टेंस है, इससे आप समझ सकते हैं। ये देश में प्रागैतिहासिक काल से एक प्राचीन नस्ल रहती है, हिंदू नस्ल, जो साझा परंपराओं, गौरव और विनाश की साझा स्मृतियों, ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और दूसरे अनुभवों से जुड़ी हुई है और जिसने इन्हीं समान प्रभावों से एक साझा संस्कृति, एक साझा मातृभाषा, साझे रीति रिवाज तथा साझा आकांक्षाएं विकसित की हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये साझा आकांक्षाएं जो हैं वो कलेक्टिव एफर्ट्स नहीं है आगे बढ़ने के लिए, ये हैं कलेक्टिव एम्बिशंस एक खास नस्ल के। तो यदि ये हिंदू राष्ट्र बन भी जाता है तो एक खास नस्ल का वर्चस्व इसमें रहेगा और सारे रिसोर्सेज जो है उन्हीं के पास कंसंट्रेट रहेंगे। ये महान हिंदू नस्ल अपने प्रख्यात हिंदू धर्म को मानती है, जो वह इकलौता धर्म है जिसे इसी नाम के काबिल समझा गया है, जो अब भी अपनी विविधता में भी जैविक रूप से एक है, जो हर स्तर, हर दर्जे, हर रुचि और हर क्षमता के व्यक्ति की श्रेष्ठ आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है, जो जीवन के हर क्षेत्र में हर हेतु के श्रेष्ठतम दर्शन से विभूषित है, जो दैवीय आध्यात्मिक विद्वानों की अटूट श्रृंखला से पवित्र बना है। और इस देश की पवित्रता जो है ना वो आखिरी पैराग्राफ में आप सुनिएगा। एक धर्म जिससे कोई भी साधारण मनुष्य न्याय संगत रूप से गौरवान्वित महसूस कर सकता है। जीवन के हर क्षेत्र, व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में इस धर्म से संचालित हो इस नस्ल ने एक ऐसी संस्कृति विकसित की है जो पिछले 10 शताब्दियों से, 10 शताब्दियां मतलब पिछले 1000 साल से मुसलमानों और यूरोपियनों की घटिया संस्कृतियों के मेल जोल के बावजूद आज भी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। यदि मुसलमानों और यूरोपियों की संस्कृतियां इतनी बेकार थी तो क्यों ये लोग अपना भारत देश छोड़कर जो है वो विदेशों में जाकर बसते हैं? ये भी एक सवाल बनता है। पेड़ की महत्ता फल बताते हैं और किसी जनगण की
साझा मानस उसकी संस्कृति की महत्ता बताती है। व्यापक उदारता, दयाशीलता, सहिष्णुता, सत्य, बलिदान और सभी जीवों से प्यार की चेतना, जिसे अभी भी पश्चिमी संस्कृति पूरी तरह से बिगाड़ नहीं पाई है, एक औसत हिंदू के मानस की विशेषता है और वही भारतीय संस्कृति की महानता का सबसे प्रमुख और मुखर प्रमाण है। तो अध्यात्म की ये लोग बात करते हैं, सभी जीवों से प्यार करने की बात करते हैं। जब हमने कैथरीन मेयो की मदर इंडिया पढ़ी थी, तो उसमें कैथरीन मेयो ने साफ तौर पे इस चीज को मेंशन किया है कि वो यहाँ के इन सब बातों को सुनकर, यहाँ से जो संत जाकर अमेरिका में एग्जाम्पल्स देते हैं भारत के अध्यात्म का, उससे प्रभावित होकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना देश में आकर एक बार अपनी नजरों से देखा जाए कि किस तरीके से यहाँ जीवों से प्यार होता है, क्या अध्यात्म है। और उन्होंने ठीक इसके उल्टा स्थिति को पाया और मदर इंडिया का रचना के तौर पर मार्केट में वो लेकर आई, जिसका बहुत विरोध किया था हिंदुत्ववादी लोगों ने। यहां तक कि जो विदेशी प्रभाव से बिगड़ गए हैं, उनकी भी बाकी दुनिया के सबसे बेहतर लोगों से तुलना करने पर बेहतर ही पाए जाएंगे। मतलब यहाँ के बिगड़ैल भी जो है ना, वो विदेशियों के सुधरे हुए से ज्यादा बेहतर है। यहां पर मुझे फिल्म याद आती है, मनोज कुमार स्टारर पूरब और पश्चिम। भगत सिंह के राजनीतिक दस्तावेज पढ़ते वक्त भी मैंने इस चीज का जिक्र किया था। जब भगत सिंह का लेख अराजकतावाद हम पढ़ रहे थे, तो उसमें भी भगत सिंह ने ऐसा बोला है कि ये लोग एक आदर्श स्थिति सामने रखते हैं, मगर क्या स्थितियां आदर्श हैं इस देश में? अछूतों की समस्या से निपटा जा सकता है इस देश में? न केवल ये संस्कृति मनुष्य को ईश्वर की छवि में ढालने में सबसे उल्लेखनीय ढंग से कारगर रही है, बल्कि ज्ञान के क्षेत्र में विद इन ब्रैकेट हम शिक्षण और ज्ञान को अलग अलग समझते हैं, भी इसके गौरव को अनश्वर बनाने के लिए आधुनिक विश्व के महानतम सेवकों में भी महान बौद्धिक प्रतिभाओं को पैदा किया है। तो यहाँ पर गोलवरकर कह रहे हैं कि हम शिक्षण और ज्ञान को अलग अलग समझते हैं। मतलब इसकी कई तरीके से इंटरप्रिटेशंस की जा सकती हैं। एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकती है कि डॉक्टर अंबेडकर जितना पढ़ा लिखा कोई भी हिंदुत्ववादी नहीं था, उनके जैसा समझदार और ज्ञानी पुरुष कोई नहीं था, लेकिन चूंकि वे अछूत थे और एक अछूत का पढ़ाई लिखाई में वर्चस्व कैसे स्वीकार कर सकते थे, इसलिए शायद गोलवरकर का कहना है कि बेशक आप लोग कितनी भी डिग्रियां हासिल कर लो, लेकिन मेरिट तो हमारे पास ही रहेगी। ज्ञान की मेरिट तो हम ही डिसाइड कर सकते हैं। और एक बात यह भी है कि जितनी मर्जी डिग्रियां हों, वो आपको ज्ञान नहीं दिला सकती। दोनों ही सूरतों में ये लोग काफी झेपे हुए लगते हैं ज्ञान के मामले में। भास्कराचार्य जैसे महान गणितज्ञ, चरक संहिता के लेखकों की तरह महान रसायनज्ञ और चिकित्सक, महान कलाकार और वास्तुशास्त्री, भाव प्रकाश और सुश्रुत, जिनकी ताज अजंता की भित्ति चित्र, वेल्लूर विद इन ब्रैकेट अलोरा की गुफाएं और दुनिया भर में जानी मानी दूसरी रचनाएं, जो अब भी दुनिया भर के लोगों को आह्लादित और आकर्षित करती हैं। तो ये सारी संस्कृतियों को अपनी संस्कृतियां बता रहे हैं। अजंता अलोरा की गुफाएं जो हैं, वो बुद्धकालीन गुफाएं हैं, उसमें हर जगह बुद्ध की प्रतिमा आपको दिखाई देगी, उसे भी ये लोग अपना बता रहे हैं। और ये बहुत संभव है कि जब इन्होंने बौद्ध मठों का नाश किया होगा, जैसा कि सावरकर ने हिंदुत्व में कहा है, तो वहां जितने भी लिटरेचर होगा उसको इन लोगों ने छीन लिया होगा और अपने नाम से उसको पब्लिश कर दिया होगा उस समय में, या अपना नाम पर चढ़ाकर पब्लिश कर दिया। आचार्य चाणक्य, अमात्य राक्षस जैसे महान राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ, कौटिल्य जैसे महान अर्थशास्त्री, रामायण के नायक चंद्रगुप्त, हर्ष, पुलकेशी, प्रताप, शिवाजी, ईश्वरीय सिख गुरु जैसे महान योद्धा और सम्राट, ये सब और इनके अलावा भी कई, जिनकी विरासत हमारे समय में रामानुजन, सर सीवी रमन, सर जगदीश चंद्र बोस, डॉक्टर बी साहनी, डॉक्टर भट्टाचार्य, कविराज एन सेन, चित्रकार राजा रवि वर्मा, टैगोर तथा अन्य, गोखले, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, लोक तिलक, सी आर दास शास्त्री, वाई जी काले, 1857 के नायक तात्या टोपे, कुंवर सिंह, झांसी की योद्धा रानी लक्ष्मीबाई, पुराने समय के महान कवि और नाटककार कालिदास, भवभूति, माघ और अनगिनत दूसरे।
जिनका मध्यकाल से होते हुए आज तक राम प्रसाद, तुलसीदास, सूरदास, जनेश्वर, रामदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चक्रवर्ती, रोमेश चंद्र दत्त, बाबू प्रेमचंद, एमसी केलकर, बीडी सावरकर और अनेक अन्य लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ज्ञान के क्षेत्र में हर क्षेत्र में जाज्वल्यमान विद्वानों की पूरी पंक्ति, ये सब और तमाम दूसरे जिनका नाम स्थान की कमी की वजह से नहीं दिया जा सका, इस प्राचीन संस्कृति की गौरवशाली फल हैं और इसकी महानता के ऐसे प्रमाण हैं जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। बहुत सारे नामों की लंबी चौड़ी लिस्ट लिखी है, लेकिन इस लिस्ट में कहीं भी न तो डॉक्टर अंबेडकर का नाम है, न गांधी का नाम है और न ही नेहरू का नाम है, न सुभाष चंद्र बोस का नाम है। क्या कहेंगे इससे आप? ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इससे भी गौरवशाली विरासत धार्मिक तथा आध्यात्मिक दार्शनिकों की है। अब आगे और भी बहुत सारे नाम बता रहे हैं। वैदिक संतों से लगाए हमारे वर्तमान समय में सन्यासियों तक स्वामी विवेकानंद, महर्षि रमन्ना, महर्षि दयानंद, रामतीर्थ, इतने असंख्य नाम हैं कि गिनाए नहीं जा सकते। अब यूरोप के जो नाम गिनाए गए हैं उसका मूल्यांकन देखिए। यूरोप ऐसे चंद नाम गिना सकता है विद इन ब्रैकेट, हालांकि अब वह उन नामों पर शर्मिंदा है, जैसे सेंट फ्रांसिस, सेंट थेरेसा, पॉल डुएसन, मैक्स मूलर, लूथर, सेंट पॉल आदि। लेकिन यहाँ आज भी ऐसे असंख्य लोग हैं जो अपने देवत्व में यूरोपीय संतों के उस्तादों के बराबर हैं। मतलब मैक्स मूलर के नाम पर यूरोपियों को शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि मनुस्मृति का जो ट्रांसलेशन है वो जर्मनी में कर दिया और जर्मनी में ट्रांसलेट होते ही पूरी दुनिया जो है उन विभत्स विचारों के बारे में जान सकी। मार्टिन लूथर किंग, जिन्होंने धर्म के खिलाफ एक संग्राम छेड़ दिया था, ऐसे लोग इनके लिए शर्मिंदगी का विषय हैं। निश्चित रूप से किसी और नस्ल को इससे महान और उपयोगी संस्कृति नहीं मिली है और कोई नस्ल इतनी सौभाग्यशाली नहीं जिनको ऐसा धर्म मिला हो जो ऐसी संस्कृति रच सके। सार रूप में ऐसे ही एक राष्ट्र के धार्मिक तथा सांस्कृतिक घटक, आखिरी घटक भाषा कुछ कठिनाई पैदा करती हुई लगती है, क्योंकि इस देश के हर प्रांत की अपनी अलग भाषा है। ऐसा प्रतीत होता है कि भाषाई एकता की कमी है और यहाँ भाषाई विभेदों से विभाजित एक नहीं अनेक राष्ट्र हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अब यहाँ इसके आगे आप जरा ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से जो है हिंदी को बहुत प्रचारित किया गया था स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। यहाँ केवल एक भाषा है संस्कृत, बाकी अनेक भाषाएं जिसकी उत्पाद मात्र हैं। संस्कृत खाली भाषा दी हुई है, जबकि संस्कृत से पुरानी भाषाएं भी इस देश में मौजूद है रीजनल लैंग्वेज के तौर पर, खास तौर से दक्षिण भारतीय भाषाएं। मातृभाषा की पुत्रियां देव भाषा संस्कृत हिमालय से दक्षिण के महासागर तक, पूरब से पश्चिम तक एक समान है और सभी आधुनिक सहभाषाएं इससे इतनी अधिक अंतर संबंधित हैं कि मोटे तौर पर वे एक ही हैं। इसीलिए तो मैंने कहा था कि संस्कृत को जो है वो राष्ट्रभाषा घोषित कर देना चाहिए और सबके लिए दरवाजे खोल देने चाहिए इसको पढ़ने, जानने, समझने के, जो ये करेंगे नहीं। क्योंकि इसी पुस्तक में हमने पढ़ा है कि जब 2011 की जनगणना हुई थी तो उसमें केवल 24,000 लोगों ने संस्कृत को अपनी मातृभाषा के तौर पर लिखवाया था। आगे सुनिए। पूरब से पश्चिम तक एक समान है और सभी आधुनिक सहभाषाएं इससे इतनी अधिक अंतर संबंधित हैं कि मोटे तौर पर वे एक ही हैं। किसी भी जुबान की कामचलाऊ समझ के लिए आपको बहुत थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और आधुनिक भाषाओं में भी हिंदी सबसे आमतौर पर समझी जाने वाली भाषा है। वैसे ऐसा भी नहीं है, मैंने बहुतों के घर में जब जाते हैं तो लोग जो है वो मेड्स रखते हैं और उनको बिल्कुल हिंदी नहीं आती है। उनसे इंटरैक्ट जब करने बैठते हैं तो आपको साथ साथ इशारे करने पड़ते हैं कि खाना खा लो, पानी चाहिए पीने के लिए, चाय ला दो, तब जाके उनको समझ में आता है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो ऐसा नहीं कह सकते। आधुनिक युग में भी
हम ये देखते हैं कि बहुत सारे रीजन्स में जो है ना हिंदी को समझा नहीं जाता है, उनको सिखानी पड़ती है मेट्स को कि भई आप इसका मतलब ये है, अगर कोई आपको ये कहे तो आपने ये लेकर आना है। तो मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफ़ाक नहीं रखती कि हिंदी जो है सबसे ज़्यादा समझी जाने वाली भाषा है। और भिन्न प्रांतों के लोगों के बीच अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है। हमें ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि हालांकि हमारे देश की विशालता के अनिवार्य परिणाम के तौर पर विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग बोलियां पैदा हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सभी स्थानीय बोलियां स्वाभाविक रूप से अपनी महान जन्मदायिनी संस्कृत से जुड़ी हुई हैं और अनिवार्य रूप से एक ही हैं। इस तरह हम में राष्ट्रीय विचार के अस्तित्व के पांचवें संगठक भाषा के अस्तित्व पर कोई शंका नहीं रह जाती। इस प्रकार अपनी वर्तमान स्थितियों में राष्ट्र की आधुनिक समझ लागू करते हुए जो अप्रशंसनीय निष्कर्ष हमारे सामने आता है वह ये है कि इस भाषा देश हिंदुस्तान में हिंदू नस्ल अपने हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू भाषा विद इन ब्रैकेट संस्कृत का स्वाभाविक परिवार और उसकी औलादें, ये बिल्कुल मोदी जी के परिवार जैसी बात लग रही है संस्कृत के मामले में, से राष्ट्रीय अवधारणा को परिपूर्ण करती हैं। सच यह है कि हिंदुस्तान में एक प्राचीन हिंदू राष्ट्र है और इसे निश्चित तौर पर होना ही चाहिए। कुछ और नहीं, केवल हिंदू राष्ट्र। वे सभी लोग जो राष्ट्रीय यानी कि हिंदू नस्ल, धर्म, संस्कृति और भाषा को मानने वाले नहीं होते, वे स्वाभाविक रूप से वास्तविक राष्ट्रीय जीवन के दायरे से बाहर छूट जाते हैं। और अब तो सीएए भी लागू हो गया है राष्ट्रीय दायरे से बाहर करने के लिए। प्लान्ड तरीके से, सोचे समझे सुनियोजित तरीके से इसको प्लान किया गया है। हम दोहराते हैं, हिंदुओं की धरती हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र रहता है और रहना ही चाहिए, जो आधुनिक विश्व की नस्ल संबंधी वैज्ञानिक अवधारणा की सभी 5 जरूरतों को पूरा करता है। बार बार पता नहीं कौन सी नस्ल को पकड़ के ये बैठे हुए हैं। आज के दौर में रक्त की शुद्धता जैसी कोई बात रेजिस्ट नहीं करती है, वैज्ञानिक भी इस बात को कहते हैं। फलतः केवल वही आंदोलन सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय हैं जो हिंदू राष्ट्र के पुनर्निर्माण, पुनरुद्भव तथा वर्तमान स्थिति से इसकी मुक्ति का उद्देश्य लेकर चलते हैं। केवल वही, ध्यान दीजिएगा इन शब्दों पर, केवल वही राष्ट्रीय देशभक्त हैं जो अपने हृदय में हिंदू नस्ल और राष्ट्र के गौरवीकरण की प्रेरणा के साथ कार्य को उद्धृत होते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। बाकी सभी या तो गद्दार हैं और राष्ट्रीय हित के शत्रु हैं, या अगर दयापूर्ण दृष्टि अपनाए तो मूढ़मती हैं, मतलब बेवकूफ हैं। सबसे पहला शब्द गद्दार, उसके बाद शत्रु, सबसे अंत में मूर्ख। तो जो इनके राष्ट्र की अवधारणा को नहीं मानेगा, जो भी इनका विरोध करेगा, वो सारे के सारे राष्ट्रद्रोही हैं। ये क्या अकारण है, बिना वजह है कि भाजपा सरकार के ऊपर यदि आप टीका टिप्पणी करें या कोई सवाल उठाएं तो सीधा सीधा जो है वो आप राष्ट्रद्रोही करार दिए जाते हैं। अब तो सरकार का भी होने का जरूरत नहीं है, अडानी अंबानी पर बोल दीजिए तो भी राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं आप। इस लिहाज से मैं तो राष्ट्रद्रोही ही हूं। आप क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए और यहाँ पर चौथा चैप्टर खत्म होता है। अगले एपिसोड में हम 5वें चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय भीम, धन्यवाद।